दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यूके के वीज़े की स्टोरी। तो मैंने किस तरह ये वीज़ा अप्लाई किया, किस तरह मैंने लीड्स कॉलेज में एडमिशन लिया, क्या क्या टेस्ट हुए और ये सारी स्टोरी कैसे चली और आखिर में क्या हुआ। तो जो भी लीड्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है या यूके का वीज़ा खुद से प्रोसेस करना चाहता है, तो होप इंशाल्लाह उसको इस इंफॉर्मेशन से मदद मिलेगी। मैंने भी ऑनलाइन सर्च की और पता चला कि जी ये कॉलेज है लीड्स लैंग्वेज कॉलेज। उसमें मैं एक शॉर्ट कोर्स जो है वो ले सकता हूँ। तो ये कोर्स तकरीबन 4 हफ्ते का था। तो मैंने ये फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किया, इसको कंप्लीट किया, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी पूरी की और इसके साथ जो फीस थी वो जमा करवाई। टोटल फीस बनती है 1175 पाउंड। ये फीस मैंने जमा करवाई। तो ये फीस मैंने सऊदीया से जमा करवाई थी टेली मनी के थ्रू। उन्होंने मुझे अपना बैंक अकाउंट और इन्फॉर्मेशन भेजी थी, तो उसके थ्रू मैंने ये फीस जमा करवाई थी। ये 2 दफ़ा मैंने जमा करवाई थी, क्योंकि जो मैंने पहली दफ़ा फीस जमा करवाई थी तो उसके बाद उसमें कोई इशू आ गया था, प्राइस करेंसी रेट चेंज हुआ था या उनकी तरफ से कोई फीस जो है उसके ऊपर टैक्स लग गया था। तो फिर दोबारा उन्होंने मुझे कहा जी आप तकरीबन 450 रियाल दोबारा भेजें। तो मैंने फिर ये दूसरी रसीद जो है ये जमा करवाई। ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पर्सनल हाइड की हुई है, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब का रूल है तो हाइड करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्म था जो मैंने लीड्स कॉलेज को एज आ एप्लीकेशन फॉर्म भेजा। साथ में वो 1175 पाउंड फीस जमा करवाई और ये मैंने भेजी थी टेली मनी के थ्रू। फीस उनके पास पहुंच गई। उनका जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो था, उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया। इस टेस्ट में मैंने 36 मार्क्स लिए थे 60 में से। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन थे और 60 मिनट इसका टाइम था। ये ऑनलाइन एक किस्म का उनका रिटन टेस्ट था। तो ये बॉक्सेस फिल करने थे ऑनलाइन। थोड़ा मुश्किल प्रोसेस था बहरहाल, लेकिन हो गया। जब टेस्ट हो गया तो उसके बाद उन्होंने अगला प्रोसेस जो था वो उनका था स्पीकिंग का। तो ये स्पीकिंग का जो टेस्ट था ये उनका स्काइप के थ्रू हुआ था। इसमें उन्होंने बेसिक चीज़ें कुछ पूछी मुझसे कि मेरी एजुकेशन कितनी है और मैं क्या कर रहा हूँ इस कंट्री में, सऊदीया में अगर मैं रहता हूँ तो क्या करता हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरी प्रीवियस स्टडी क्या है। और कुछ ग्रामर के जो क्वेश्चन हैं वो मुझसे किए, कुछ ट्रैक्स मुझे सुनवाए और उसका मतलब पूछा कि इसमें क्या चीज़ डिस्कस हो रही थी। तो मतलब ये लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों का टेस्ट था और इसमें मुझे उन्होंने B2 लेवल दिया इस टेस्ट के अंदर, स्पीकिंग के अंदर। तो बहरहाल जब ये टेस्ट क्लियर हो गया, ये हुआ था 8/4 को। तो ये टेस्ट होने के बाद और फीस जमा होने के बाद जो अगला प्रोसेस था तो वो था कि उन्होंने मुझे फीस की रसीद भेजी, इनवॉइस, कि ये जो फीस जो है मैंने पे कर दी है, जिसमें एनरोलमेंट फीस थी 40 पाउंड, बुकिंग फीस थी 30 पाउंड, अकामोडेशन बुकिंग फ़ी 40 पाउंड और अकामोडेशन जो थी वो 440 पाउंड और कोर्स फीस जो थी वो 625 पाउंड और टोटल बनते हैं ये 1175। ये फीस मैंने पे की उनको 28/12/2018 को।
तो कोर्स मेरा अप्रूव हो गया, एडवांस इंग्लिश कोर्स। तो टाइम ड्यूरेशन जो थी इसकी वो 4 वीक्स थी। तो नेक्स्ट जो था वो था इसका कंफर्मेशन लेटर। तो ये उन्होंने मुझे कंफर्मेशन लेटर भी इशू कर दिया। मैंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम और पासपोर्ट वगैरह हाइड किया हुआ है, तो इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो ये इसमें फिर उन्होंने बाद में ये भी लिखा हुआ था कि अगर आप कोर्स आइल्स वगैरह करना चाहते हैं या अपने कोर्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 150 पाउंड्स जमा कराने होंगे। तो बहरहाल ये कंफर्मेशन आ गई, मींस एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। तो इससे अगला प्रोसेस था, मुझे बीएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेनी थी। वो मैंने ली, उसकी फीस जमा करवाई और ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, उसका प्रिंट निकाला और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट करके और ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लगाया और मैं पहुंच गया। इनकी कॉपीज लगाई थी मेरे साथ, शायद कॉपीज लगाई थी या ओरिजिनल लगाई थी, बहरहाल इसकी मेरे पास पीडीएफ है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। तो वो डॉक्यूमेंट्स मैंने साथ लगा दिए और वीएफ ग्लोबल की मुझे मिल गई अपॉइंटमेंट और फॉर्म जो है मैंने फिल कर दिया। वो फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद ये कुछ उनके जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके बाद ये उनका डेटा प्रोटेक्शन का डिस्क्लेमर है, इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ये मैंने सिग्नेचर करके भी उनको भेजा। उसके बाद ये कुछ पेमेंट इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने कैसे कैसे जमा करवानी है पेमेंट। ये उनकी जो है वो कोई पार्टनर है फ्लाई वायर, उसके थ्रू वो पेमेंट लेते हैं। और ये सऊदी रियाल में बनी थी 5,690 सऊदी रियाल। तो पाउंड्स में जो है वो बनी थी 1175। तो ये फीस पे हो गई। उसके बाद मैंने जो है फॉर्म फिल किया। ये फॉर्म की कॉपी है, ये मैंने इंफॉर्मेशन हाइड की हुई है। तो फॉर्म जमा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद फिर वीएफएस ग्लोबल की जो डेट थी उसके ऊपर मैं पहुंच गया वहाँ। ये मुझे जो है ये रसीद मिली थी वीएफएस ग्लोबल की तरफ से, जो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स उनको जो रिक्वायर्ड थे वो उन्होंने ले लिए थे और बाकी जो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ थी वो वापस कर दी थी। वीज़ा हमारा सबमिट हो गया। तो जो रिक्वायर्ड टाइम था उसके बाद मुझे मैसेज आ गया वीएफएस ग्लोबल की तरफ से कि जी आपका पासपोर्ट आ गया है और आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उससे मुकर्रर डेट के ऊपर यानी 1 मई 2019 को उन्होंने मेरा जो है वो डिसीजन ले लिया और मुझे भेज दिया, जिसमें उन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। तो रिफ्यूज़ की जो वजह उन्होंने बताई, जो इतराज़ उन्होंने लगाया था, वो आगे डिटेल दी हुई है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो उन्होंने लिख दी थी कि इन रिलेशन टू दिस डिसीजन देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील और राइट टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। तो मेरे पास ना ही अपील का हक था और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का हक था। तो रीजंस क्या थी, वो रीजंस अगले पेज पे मेंशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस डिसीजन में उसने मुझे मेरे ऊपर एक पहला जो इतराज़ लगाया था कि ये जो है आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया है, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ और मुझे सेटिस्फाई करना आपकी जिम्मेदारी है। तो जब मैंने इसको डेप्थ में जाकर पढ़ा और मुझे पता चला कि आपका यूके का जो 6 महीने से कम अरसे का वीज़ा है वो एज अ विजिटर वीज़ा काउंट होता है। तो चूंकि मैंने 4 वीक्स का कोर्स लिया था तो लिहाजा ये स्टडी वीज़ा काउंट ही नहीं होता है। तो उन्होंने इसको एज अ विजिट वीज़ा काउंट किया। तो यहाँ एक बात ये ख़त्म हो गई कि जो मैंने पीछे प्रोसेस किया था, जो कॉलेज को फीसेस दी थी, जो उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए थे, वो मेरे लिए सारे यहाँ उन्होंने यूज़लेस कर दिए, क्योंकि ये स्टडी वीज़ा काउंट ही नहीं होता, एज अ विजिट काउंट होता है। तो दूसरा इतराज़ जो उसने मेरे ऊपर लगाया है कि ये आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपने ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर जो है ये वीज़ा अप्लाई किया है। चूँकि आप एज अ ट्रैवलर आ रहे हैं, तो क्योंकि पहले पैराग्राफ में वो मुझे मेंशन कर चुका है एज अ विजिट वीज़ा,
तो लिहाजा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो हमें जो है वो अ, इसके ऊपर, इस बेस के ऊपर जो है हम आपको एज अ ट्रैवलर कंसिडर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उसने जो लिया कि जी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी सैलरी के साथ मैच नहीं करती। यानी जो सैलरी आपकी बैंक में आ रही है उसमें जो फंड्स हैं आपके बैंक में वो उससे ज़्यादा है। तो उसमें खैर मैंने काफ़ी इस प्लान के लिए सेविंग भी की हुई थी। दूसरा मेरी कुछ फ्रीलांसिंग की कुछ पेमेंट्स थी वो भी मैंने इसमें डिपॉजिट की थी। तो अभी भी मेरे उस अकाउंट में आती हैं पेपाल के थ्रू पेमेंट्स, लेकिन अभी तो खैर उसकी बैंक स्टेटमेंट निकल सकती है। लेकिन उस वक्त जो है वो मैंने एज अ कैश डिपॉजिट कराई थी। तो उसकी बेस पे भी उसने कहा है कि जी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है और जो डिपॉजिट्स हैं वो आपस में मैच नहीं कर सकते। और दूसरा जो आपके पास फंड्स हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि शायद आप एक बार हमारे जो वहाँ एक्सपेंसेस है उसको मीट अप ना कर सकें। तो ये था उनका एतराज़। तो अब अगला प्रोसेस ये है कि मेरा वीज़ा तो रिजेक्ट हो गया, मैंने पासपोर्ट भी कलेक्ट कर लिया, अब वो पैसों का क्या बना? ये था वो लिफाफा जिसके अंदर वीएफएस ग्लोबल ने मुझे पासपोर्ट मेरे हवाले किया था। तो ये है वो कंपनी जो डील करती है उनके कैश के मामलात को। तो फिर उन्होंने मुझे रेफ़र किया इसकी तरफ कि ये आपके कैश जो है वो वापस कर दीजिए। तो उन्होंने इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो डिडक्ट की थी, मेरे ख़्याल में तकरीबन कोई 1000 रियाल, और बाकी अमाउंट जो है वो मुझे वापस कर दी थी। तो बहरहाल इसमें मेरा जो है वो वीज़ा तो रिजेक्ट हो गया, मगर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो मुझे पता चले। तो आप लोगों को भी उन पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए। अगर कोई बंदा इस तरह का कोई स्टडी कोर्स लेना चाहता है या कोई एजेंट उसको कहता है या इस तरीके से कोई एजेंट अप्लाई कराता है या आप खुद अप्लाई करते हैं, तो इस चीज़ को कंसिडर करें कि अगर कोई वीज़ा शॉर्ट कोर्स के लिए 6 महीने से कम होगा तो विजिट वीज़ा काउंट होगा। तो मैं जो है आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप लेते हैं कोई ऐसा कोर्स जो शॉर्ट कोर्स हो तो वो एटलीस्ट 1 साल का होना चाहिए। 1 साल से कम अरसे का कोर्स जो है वो उसको बतौर मतलब इतनी प्रेफरेंस नहीं देते कि जितनी जो है वो 1 साल से ऊपर वाले को देते। तो लिहाजा पहले तो ये बात हो गई कि आपको कोशिश करें साल से ज़्यादा का कोई स्टडी प्रोग्राम लें। दूसरी बात ये है कि अगर आप उससे कम ले रहे हैं तो फिर खुद को उसमें ना ही पैसे लगाएं, ना ही उस स्कूल और कॉलेज के साथ कम्युनिकेशन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो डायरेक्ट जो है एज़ अ विज़िट वीज़ा अप्लाई करें और फिर उसको करने से पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है उसको क्लियर करें। और अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको कि जो बैंक स्टेटमेंट है और जो आपके पास फंड्स हैं उनका जो इन आउट है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो एक सीक्वेंस शो करे कि आपकी अमाउंट जो है वो एक रेगुलर अमाउंट आ रही है आपके बैंक में और फिर जा भी किसी तरतीब से जा रही है या किसी तरतीब से आ रही है। जो बगैर तरतीब के हम जमा कराते हैं या निकालते हैं तो फिर उससे जो है हमारी स्टेटमेंट बैंक की जो है ख़राब हो जाती है। लिहाजा इसकी केयर करनी चाहिए। तो इसमें मैं एक और बात का इजाफा करता जाऊं कि मुझे जब मैंने फीसें वगैरह पे की थी तो मुझे एक परेशानी हो गई थी कि यार पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे, ये कॉलेज जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। तो वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर था, उसके ज़िम्मे मैंने लगाया था। उसने मुझे कहा जी ये कॉलेज ही नहीं है। बहरहाल ये कॉलेज जेन्युइन है, अगर कोई बंदा लीड्स के थ्रू जाना चाहता है तो ये बिल्कुल ओरिजिनल कॉलेज है। और मुझे इन्होंने प्रॉपर एडमिशन दिया, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दिए, बाकायदा सारी चीज़ें की। और जब मेरा वीज़ा नहीं लगा तो मेरी फ़ीस भी वापस की। अगर कोई बंदा लीड्स के थ्रू जाना चाहता है तो मैं इससे सैटिस्फाई हूँ। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी, मैं इसकी कोई तशहीर नहीं कर रहा, ना मैं इनको जानता हूँ। तो बहरहाल होप कि आपको कुछ चीज़ें जो है सीखने के लिए मिली होंगी इस वीडियो से। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फ्रांस का जो है मैंने एक वीज़ा अप्लाई किया था तो उसकी स्टोरी शेयर करूँगा। होप के ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।